हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीसी नॉलेज हब में। आज हम देखने जा रहे हैं कि धातु एवं अधातु जो लेसन हमने ख़त्म कर लिया है उसकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास के बारे में। अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए देखिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहला नियम कि जो हमारी श्रेणी बनाई गई थी अभिक्रियाशीलता की, जो बढ़ती क्रम में या घटती क्रम में श्रेणी बनाई गई थी, तो उस सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम सबसे ऊपर था और सबसे लास्ट में गोल्ड था। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि देखिए यहाँ पे NaCl के साथ अगर कॉपर धातु आप लेंगे तो कॉपर धातु नीचे है उस श्रेणी में और NaCl जो है ऊपर आता है। इसका मतलब कि कॉपर धातु NaCl को विस्थापित नहीं कर सकता। इसी प्रकार से MgCl2 और एल्युमिनियम धातु में, जिस पर आपसे यहाँ से B में लिखा हुआ है, तो MgCl2 में Mg ऊपर आता है और जो आपका एल्युमिनियम धातु है वो नीचे आता है, तो ये भी इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। थर्ड नंबर पर आता है FeSO4 और सिल्वर धातु की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आयरन की बात करें और सिल्वर की, ये आपका C नंबर का है। सिल्वर की बात करें तो ये भी जो है, सिल्वर भी हमारा जो चांदी है, ये भी जो है वो विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चौथा ऑप्शन है आपका यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको क्या कॉपर विस्थापित कर सकता है, ऐसा पूछा गया है। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, तो हमको पता है कि Ag के ऊपर हमारा कॉपर आता है यानी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कॉपर जो है इस Ag को रिप्लेस कर सकता है। तो ये फाइनल हो गया कि पहला का आंसर जो है वो D होगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयुक्त है। ग्रीस लगाकर और पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या ऊपर के सभी। अब देखिए ग्रीस लगाकर या पेंट लगाकर तो हम कर सकते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि फ्राइंग पैन की हम बात कर रहे हैं यानी जिसमें हम खाना बनाते हैं। तो ये दोनों करने के बाद हम खाना नहीं बना सकते, इसमें पेंट भी हमारा जो है वो हम उसमें डायरेक्ट खाना वगैरह नहीं बना सकते, वो पेंट ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, वो खाने में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिंक की परत चढ़ा के, तो आपने पढ़ा है कि जिंक की परत जो है चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से उस पर आगे जंग नहीं लगता है। तो ये हो गया हमारा उत्तर। नेक्स्ट है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, या यौगिक जल में विलय है, या तत्व क्या हो सकता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन किया गया है। इसका उत्तर है कैल्शियम। आपने अगर पढ़ा हो तो रिएक्शन में आपको याद होगा, तो कैल्शियम इसका उत्तर है। कैल्शियम ही ऐसा कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक निर्मित करता है। ये आपके में लेसन में एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया होता है। देखिए आपको अभी बताया है कि जिंक जो है वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और टिन जो है वो नीचे है। इसका मतलब है कि टिन जो है वो कम सक्रियता रखता है यानी कम अभिक्रियाशील है, इसलिए टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यही एक रीज़न है इसलिए हम टिन इस्तेमाल करते हैं, जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, इनका उपयोग आपको करना है और धातु एवं अधातु के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं ये बताना है। दूसरा पॉइंट है कि धातु एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको दिया गया हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच, तो देखिए हथौड़ा यानी कि जो आपको हैमर दिया गया है, ठीक है, तो हथौड़े से सबसे पहला आप काम क्या कर सकते हैं, इसको पीट सकते हैं, मतलब धातु कोई भी है उसको पीट कर बड़ा कर सकते हैं। देख सकते हैं कि क्या उसमें आघात वर्धता का गुण है, जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी धातु को जब आप पीटेंगे या उस पर चोट मारेंगे तो वो जो है अपने आकार में बढ़ता है। इसे मैंने आपको सिल्वर और सोने का एग्जाम्पल भी दिया था। यहाँ पे देखते हैं कि हम जो भी आपको धातु दी गई है उस पर आप आघात वर्धता करिए और देखिए कि क्या वो धातु फैल रही है। अगर फैल रही है तो धातु है, नहीं तो अधातु है। दूसरा क्या मेथड है कि बैटरी, बल्ब और तार दिया गया है, जिसमें कि आपके पास बैटरी है, ठीक है, बल्ब है और वायर है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि इससे आप सर्किट एक बना सकते हैं। तो आप एक सर्किट बनाइए और सर्किट में जो है वो धातु का इस्तेमाल कहीं आप करिए। मान लीजिए कि आपने वो धातु कहीं पे यूज़ कर लिया, तो देखिए कि इस सर्किट से ऊपर जो है आपकी धातु जो है या तो उस धातु का आप तार बना लीजिए, या तो उस धातु को उस सर्किट में कहीं भी आप यूज़ करिए और देखिए क्या उस धातु के आर पार जो है वो करंट पास हो रही है क्या। अगर हो रही है तो मेटल है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि धातुओं, उन्होंने पूछा कि धातुओं व धातुओं विभेदन के लिए आकलन के लिए जो उपयुक्त हो वो बताइए। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो हमारी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपको मैंने बताया अगर, तो ग्रेफाइट एक कार्बन का स्वरूप है, कार्बन का एक स्वरूप है, फॉर्म है। कार्बन के भाई हीरा भी स्वरूप है, कार्बन कोयला है, ग्रेफाइट है, सब कार्बन की फॉर्म है।
देखिए एक अपवाद ये है कि जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल है, मतलब आधातु है, इसके बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को पास कर सकता है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए कहते हैं कि पेंसिल वगैरह को लेके आप स्विच बोर्ड में डालेंगे और ये सोच रहे हैं कि तो लकड़ी है वो करंट नहीं लगेगा, तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ग्रेफाइट से जो है वो करंट पास हो जाता है। अब क्वेश्चन मार्क ये आ गया कि अगर आप बैटरी और बल्ब वाला उपयोग करते हैं तो हम अगर ग्रेफाइट यहाँ पे हुआ और ग्रेफाइट होने की वजह से ये करंट पास हो जाएगा, आप सोचेंगे कि ये हमने भाई हमारा जो ये पदार्थ है ये धातु है, बट ये धातु नहीं आधातु होगी। तो बेस्ट क्या है कि आप हैमर का यूज़ करके उसके आघातवर्धकता का गुण चेक करिए। अगर वो आधातु है तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो कैसा होता है, भंगुर होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि आधातु भंगुर होते हैं, यानी ग्रेफाइट पे आप जब ग्रेफाइट की जो भी होगी राड होगी, पेंसिल में आपने देखा है, उसको आप हथौड़े से मारेंगे तो ब्रेक हो सकती है, बट धातु ब्रेक ऐसे नहीं होगी। तो ये हमारा ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर का। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड उनको कहते हैं जो कि मेटल के ऑक्साइड हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके हमको सॉल्ट और वाटर प्राप्त होती है। यानी कि हम मेटल ऑक्साइड की बात करें, मेटल ऑक्साइड इसको बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। अब उभयधर्मी कब होंगे? जब उभयधर्मी तब होंगे जब ये किससे रिएक्शन करे? ये एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करें, यानी क्षारक से और अम्ल से दोनों से रिएक्शन करें, और दोनों से रिएक्शन करने में हमको क्या दें? सॉल्ट दें और साथ में H2O यानी पानी दे। तो इसको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो गए? जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करने पे, अगर वो एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो भी साल्ट H2O देगा, अगर वो बेस से रिएक्शन कर रहा है तो भी साल्ट और H2O देगा। इसको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका 2 एग्जाम्पल देखिए, एक है Al2O3 और दूसरा है ZnO। तो ये दोनों आपके कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको रिएक्शंस जो है वो आपके लेसन में है, आप इसको वापस से देख सकते हैं। देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो देखिए कि ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर विस्थापित कर देंगे तो हमेशा वो अपनी श्रेणी में, मतलब कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर होंगे, तभी वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है आपका? देखिए मैग्नीशियम है और दूसरा कौन सा है? कैल्शियम है। ये जो 2 धातुएं हैं ये हमेशा विस्थापित कर देंगी, इनके अंदर ये क्षमता होती है, ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी गई हैं। और कॉपर और सिल्वर है, देखिए कॉपर है और सिल्वर यानी कि Ag, ये दोनों ही विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों विस्थापित कर लेंगे, ये दोनों नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न स्पष्ट है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखे गए हैं, जिसके कारण इनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है हाइड्रोजन को विस्थापित करने की। जबकि कॉपर और सिल्वर की जो अभिक्रियाशीलता, मान लीजिएगा HCl हमने लिया, अम्ल लिया, तो हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता इस कॉपर और सिल्वर से ज़्यादा है, इसलिए ये क्लोरीन को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। और मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोरीन से ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि संबंध रखते हैं, इसलिए ये क्लोरीन फटाक से निकल के आके मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी, ये सक्रियता श्रेणी पे निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि किसी धातु के M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किससे बनाएंगे? ये आपने पढ़ा था जब विद्युत अपघटनीय परिष्करण बनाया था, जिसमें कि हम धातु को प्योर कर रहे थे। तो अगर कोई मेटल है, मेटल की बात कर रहे हैं, कोई मेटल M है, तो इस केस में हम कैथोड एनोड किसका बनाएंगे? तो साफ हो गया, हमने पढ़ा था कि एनोड किसका बनाएंगे? इम्प्योर M का, मतलब जो मेटल है यही मेटल का जो इम्प्योर फॉर्म होगा उसका बनाएंगे। और जो कैथोड होगा वो हमेशा प्योर मेटल होगी, यानी यही M होगी, ये प्योर फॉर्म में होगी, जिसकी एक पतली काफ़ी थिन रॉड हम लेंगे। और 3rd नंबर पर अगर हम विलियन की बात करें, यानी सॉल्यूशन यानी विलियन की बात करें, तो विलियन आप किसका लेंगे? हमने बताया था उसी का अम्लीय लवण लेना होगा। मतलब जो ये मेटल है, जो M है, M का जो है वो सॉल्ट लेना होगा आपको। तो ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। इस प्रकार से आप विद्युत परिष्करण का एक सेटअप बना सकते हैं जिसमें कि धातु को प्योर किया जाता है। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उससे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पेपर में पूछ रहे हैं और आर्द्र लिटमस पेपर पर आपसे पूछा गया है। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो देखिए ये इसमें एक जो रिएक्शन होगी वो सल्फ़र जब भी आप लेते हैं तो सल्फ़र को जब भी आप जो है गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो क्या बनाता है? SO2 बनाता है। क्या बनाता है? SO2।
तो यहाँ पे सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा इस तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो आपके सूखे लिटमस पेपर पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगी, जबकि जो आर्द्र लिटमस पेपर है वहाँ पे वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये सल्फ़र आप देखेंगे तो सल्फ़र आपका क्या है, नॉन मेटल है। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है भी, नॉन मेटल है। और जब भी आधातु की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हमेशा क्या बनेगा, अम्लीय होगा नेचर में। जो आपका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा नेचर में। प्रोडक्ट जो होगा तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, अम्लीय होगा नेचर में। और ये अम्लीय होने की वजह से कैसा कलर देगा, ये रेड कलर देगा, रेड कलर देगा ऑन लिटमस पेपर। बट ध्यान रखिएगा कि वो लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए, आर्द्र होना चाहिए। मतलब कि आर्द्र नहीं रहेगा, ह्यूमिड नहीं रहेगा, भीगा नहीं रहेगा, तो किसी प्रकार का कोई कलर नहीं देगा। यानी सूखे लिटमस पेपर में हमको कोई कलर नहीं मिलने वाला है, आर्द्र लिटमस पेपर में हमको रेड कलर मिलने वाला है। और रेड या ब्लू क्यों मिलता है, ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया है पीएच वगैरह में कैसे लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है जहाँ तक कि इसके बैलेंस करने की रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन जो है बैलेंस करना मैंने सिखाया है पहले भी। आप इसको बैलेंस करने की कोशिश खुद करिए। यहाँ पे O2 की जगह, ऑक्सीजन की जगह O2 आप ले सकते हैं, और यहाँ पे सल्फ़र है SO2, इसको आपको बैलेंस करना है। और देखिए कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, और बैलेंस करना नहीं है तो करने की कोशिश करिए। आप पहले इस चीज़ को पूरा पढ़ चुके हैं और हमने इसको पूरा कवर अप भी किया है। आगे देखते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताना है आपको, और 2 तरीक़ों में आप बहुत से तरीके ले सकते हैं, जैसे कि पेंट करना वगैरह। अभी हमारी बात हुई, हम जिंक की परत भी इस पर चढ़ा सकते हैं, हमको पता है। जिंक की परत चढ़ा के भी हम इसको जंग से बचा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, बहुत से तरीके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर आधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया कि जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके कैसा ऑक्साइड बनाएंगी, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि यहाँ SO2 कैसा है, अम्लीय ऑक्साइड है, इसलिए रेड लिटमस पेपर भी ये रेड कलर देता है। तो 11वां का आंसर भी आपको यही मिल जाता है। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, कारण बताना है आपको। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये चमकदार होते हैं, ये धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरी बात की धातुएं बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। जिस कलर से आप इसको, चूँकि सोना वगैरह या कोई भी आभूषण आप पहन रहे हैं तो आप उसको छुपा के तो पहनने नहीं वाले, वो आपके जो है जहाँ भी आप जाएंगे, जिस वातावरण में पहन रहे हैं उसमें अलग अलग वातावरण हो सकते हैं, ह्यूमिड कंडीशन हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, पानी से भीग सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन से बचाने के लिए अगर आप ऐसी धातु का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, तो आभूषण आपके खराब होने का डर रहता है। इसलिए हम प्लेटिनम, सोना, चांदी ऐसी आभूषणों का प्रयोग करते हैं जो सक्रियता श्रेणी में काफ़ी नीचे हैं और जो जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है 12वां नंबर में, अगला पॉइंट है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। इसका भी आंसर यहीं पे है, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में काफ़ी ऊपर रखे गए हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको डायरेक्ट आप खुले वातावरण में रख देंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये आग भी पकड़ सकते हैं, यानी फायर पकड़ सकते हैं। इसका मतलब कि इसको काफ़ी सेफ रखा जाता है, बंद कंटेनर में रखा जाता है। और दूसरी बात, इसको हमेशा डिप्ड करके यानी डुबो के रखते हैं, तेल वगैरह में या पैराफिन में डुबो के रखा जाता है, ताकि कोई भी तरह का रिएक्शन ना करें। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी है, इसमें हीट अच्छे से ट्रांसफ़र होती है, तो खाना वगैरह अच्छा से बनता है। ये अलग बात है कि हम एल्युमिनियम को एनोडीकरण करते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था, एल्युमिनियम के बर्तन को एनोडाइजेशन करते हैं और उस पर जंग ना लगे इसलिए उस पर मेटल ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर, इसी क्वेश्चन में डी नंबर का पॉइंट है, निष्कर्षण के प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि ऑक्साइड में यानी किसी भी मेटल ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना बड़ा ही आसान काम है, क्योंकि इसको आप अपचयन कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपचयन करके, यानी किसी भी अपचायक का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन का हमने बताया था कि कार्बन भी अच्छा अपचायक है, तो कार्बन के थ्रू इसमें से मेटल को निकाला जा सकता है, या ज़्यादा ताप देकर भी किसी किसी कंडीशन में किया गया है ऐसा, जो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड अगर आपने बना लिया तो मेटल ऑक्साइड से आसान हो जाता है अपेक्षा सल्फेट या कार्बोनेट या सल्फेट की अपेक्षा आसान हो जाता है मेटल को निकालना।
और आगे का क्वेश्चन देखते हैं अब हम 13 नंबर का। अपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस को साफ करते अवश्य देखा होगा, या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? क्योंकि इसमें एसिड होता है और वो एसिड जाके हमारे मेटल से यानी कॉपर से रिएक्शन करके जो अशुद्धि होती है उसको साफ कर देता है, ये इसका कारण है। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन की रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में भेद करना है आपको। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये अपने लेसन में आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे गुणधर्म हैं वहाँ पे विभेद किया गया है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने व मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलेन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं? बहुत आसान है। एक्वारेजिया नाम आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था एक्वारेजिया का कॉन्सेप्ट। एक्वारेजिया में जो है क्या होता है, वो 2 विलियन होता है, 3.1 के अनुपात में होता है। इसमें आपका HCl होता है और साथ में HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 मतलब HCl और नाइट्रिक एसिड का घोल होता है। ये किसी भी सोने वगैरह को बहुत ही क्षणों में, मिनटों में ही पिघला देता है, यानी पूरा गला देता है। इसीलिए एक्वारेजिया को यूज़ करते हैं सोना वगैरह पिघलाने में। जब वो जो पर्सन यहाँ पे जो व्यक्ति आया होगा गांव में उन औरतों से जो सोना लिया और उसने क्या किया होगा, एक्वारेजिया में उसको डिप किया होगा, डुबो दिया होगा और देखा होगा कि सोने का ऊपर की परत जो है वो निकल गई, ऊपर की परत के साथ अशुद्धियाँ भी निकल गई। तो और उसने वापस से सोना कर दिया, दे दिया कि देखिए आपका सोना चमकने लगा है। बट उन औरतों को नहीं पता चला कि इसमें से ऊपर की सोने की लेयर भी निकल गई है। तो ऐसा वो कई लोगों के साथ करेगा तो उसके बाद बहुत ढेर सारा सोना आ सकता है उस विलियन में, उसको बाद में वो प्योरीफाई कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। तो एक तरह का छल है जिसे उस औरत ने वज़न कम होने की वजह से पकड़ लिया और तर्क वितर्क किया। आखिरी क्वेश्चन हमारा आता है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु का नहीं? इसका कारण बताना है आपको। देखिए मिश्र धातु जो लोहे वगैरह की जो मिश्र धातु होती है, इसका आप जब देखेंगे तो ये हीट का ट्रांसफ़र बहुत ही पुअरली करता है, अच्छी तरीके से नहीं करता है। और जो हमारा तांबा होता है वो बहुत ही अच्छा वो सुचालक होता है किसका? हीट का। इसलिए हम गर्म जल का टैंक में तांबे का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि तांबा जो है वो रिएक्शन कर लेता है, जो लोहा है यानी जो हमारा आयरन है उसकी रिएक्शन जो है वो हॉट वाटर से जल्दी हो जाती है, गर्म पानी से जल्दी हो जाती है, जबकि ये कॉपर के साथ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? तांबे का। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इसमें 1-2 चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, उसको आप पढ़ चुके हैं या तो आपके बुक में वो चीज़ दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हुई, कुछ डाउटफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको आपको मैं वो रिप्लाई में सॉल्व करके दे दूंगा, या तो आपको मैं ट्रिक बता दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।